शरीर विज्ञान, जैसे कि कल आपको बताया गया था इस खंड का शरीर विज्ञान में आपको दूध के बारे में बताया गया था। आज आपका अगला टॉपिक है संतुलित आहार। ये आपका अध्याय 2, तो उसमें आपका शब्द है संतुलित आहार कहते किसे हैं। तो आगे भी कल भी बताया था कि वो खाद्य पदार्थ जिसमें सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं उसे हम लोग संतुलित आहार कहते हैं। तो कल आपने दूध के बारे में बताया गया था। दूध एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसको संतुलित आहार कहा जाता है, क्योंकि दूध में सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ में भोजन के बारे में बताया गया है। तो ऐसे खाद्य पदार्थ जो हमारे शरीर को ऊर्जा दे, निर्माण करे और हमारे शरीर की क्षतिपूर्ति को पूरा करे, उसे हम लोग संतुलित आहार कहते हैं। अब आपको उसको क्या क्या ग्रहण करना है इसके बारे में आपको जानना है। जैसे आपके 6 टॉपिक में विभक्त किया गया था कि संतुलित आहार कहते किसे हैं। तो संतुलित आहार में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, वसा, विटामिन, जल, ये सारे पदार्थ पाए जाते हैं। यदि ये सारे पदार्थ जिन खाद्य पदार्थों में पाया जाता है उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि जो हमारा समाज होता है उनको ये नहीं पता होता है कि संतुलित आहार कहते किसे हैं। बस भोजन मिला और ग्रहण कर लिए, जिससे हमारा पेट तो भर जाता है लेकिन हमको पोषक तत्व की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसलिए आपको बताया जाता है संतुलित आहार कहते हैं। तो संतुलित भोजन का क्या अर्थ है? वह भोजन जिससे हमारे शरीर के निर्माण कार्य हो, ऊर्जा मिलता हो और शरीर की क्षतिपूर्ति होती है, उसे ही हम संतुलित आहार कहते हैं। इसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला आएगा अपर्याप्त भोजन और दूसरा होता है पर्याप्त भोजन। जैसा कि आप लोग देखे होंगे कुछ गरीब परिवार होते हैं जो केवल रोटी खा लेते हैं या केवल दाल चावल खा लेते हैं या केवल रोटी के साथ सब्जी खा लेते हैं, तो उनका पेट तो भर जाता है लेकिन उनसे उनको क्या पोषण मिला ये उनको पता नहीं मिलता है। तो अपर्याप्त भोजन वह भोजन होता है जिससे मनुष्य का न तो पेट भर पाता है न तो मानसिक या शारीरिक विकास हो पाता है, उसे हम लोग अपर्याप्त भोजन कहते हैं। कहा जाएगा पर्याप्त भोजन, यानी पर्याप्त भोजन वह भोजन होता है जिसमें सारे पोषक तत्व होता है और जिससे हमारा पेट भी भर जाता है और हमारे शरीर की वृद्धि विकास भी हो जाता है, उसे हम लोग पर्याप्त भोजन कहते हैं। अब आप लोग का अगला टॉपिक है संतुलित एवं पर्याप्त भोजन, यानी हमारे संतुलित और पर्याप्त भोजन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो हमारे संतुलित और पर्याप्त भोजन को प्रभावित करने वाले निम्न कारक होते हैं। सबसे पहले हेडिंग हो जाएगी कि आयु। आप देखिए कि हमारे समाज में अलग अलग आयु के लोग रहते हैं। जैसे आपकी आयु होती है वैसे हम भोजन को ग्रहण करते हैं। एक छोटे बच्चे की आयु कम होती है, उसको भोजन की मात्रा भी कम होती है, लेकिन जो उसको पोषक तत्व की मात्रा होती है वो उसमें हम लोग क्या करते हैं अधिक कर देते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे की वृद्धि विकास बहुत तेज गति से होती है। इसलिए किसी को उछलता है, कूदता है, खेलता है, खाता है, पीता है, जिससे उसकी ऊर्जा समाप्त होती जाती है। इस ऊर्जा को हम लोग पूरा करने के लिए जो हम लोग भोजन देते हैं उसमें पोषक तत्व की मात्रा को हम लोग बढ़ा देते हैं। इसके विपरीत यदि हम बड़े आयु के बारे में बात करें, जैसे युवावस्था, प्रौढ़ावस्था की बात करें, तो उसमें हमारी जो आयु अधिक होती है, मनुष्य एक बार भोजन ग्रहण करता है और वो उस भोजन की जो ऊर्जा होती है उसको बराबर हमेशा मिलता रहता है। 6 से 8 घंटे बाद उसकी ऊर्जा क्या होती है समाप्त होने लगती है, तब मनुष्य को दूसरे भोजन की आवश्यकता पड़ने लगती है। दूसरा होता है लिंग। हमारे समाज में 2 तरह की लिंग होते हैं, एक आपका पुरुष जाएंगे, महिलाएं जाएंगे। तो पुरुष और महिलाएं दोनों यदि सम उम्र में देखा जाए तो आप देखेंगे कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का भोजन पदार्थ कम होता है, उसके पोषक तत्व की मात्रा कम होती है। क्यों? क्योंकि जो पुरुष वर्ग होते हैं वो बाहर जाके शारीरिक श्रम भी करते हैं और मानसिक श्रम भी करते हैं, और महिलाएं केवल घर में रहती है, घर के कार्य करती है, जिससे उनकी ऊर्जा कम खपत होती है। लेकिन पुरुष वर्ग की ऊर्जा क्या होती है अधिक खत्म होती है। इस प्रकार देखेंगे पुरुषों में और महिलाओं में दोनों की भोजन की मात्रा भी अलग होती है और उनके पोषक तत्वों की मात्रा भी अलग अलग होती है। तीसरा आपका जाता है परिश्रम। मनुष्य जैसा परिश्रम करता है, कुछ मनुष्य क्या करते हैं कि अधिक श्रम करते हैं और कुछ मनुष्य कम श्रम करते हैं। कुछ महिलाएं अधिक कार्य करती हैं और कुछ महिलाएं कम कार्य करती हैं। तो जैसे हम परिश्रम करते हैं वैसे हमको पोषक तत्व की मात्रा अधिक होती है या कम भी किया जा सकता है। कुछ मजदूर वर्ग होते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं, तो इनमें पोषक तत्व की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए जिससे उनको ऊर्जा मिलता है और वो कार्य अच्छे से कर सके। और कुछ आपके मानसिक श्रम करते हैं, तो मानसिक
में भी ऊर्जा से खपत होती रहती है, उसमें भी उनको भोजन पोषक तत्व की मांग बढ़ा देते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि जैसा हम लोग परिश्रम करते हैं वैसे उनको भोजन की मात्रा को कमी आदि या पोषक तत्व की मात्रा कमी आदि किया जा सकता है। अगला है मौसम और जलवायु। आपको पता है कि हमारे देश में 3 तरह के जलवायु और मौसम पाए जाते हैं, गर्मी, सर्दी, बरसात। आपने ये देखा होगा कि जैसा हम लोग का मौसम और जलवायु होता है वैसे हम लोग खाद्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं। जैसे मान लीजिए गर्मी का दिन है, गर्मी के दिनों में खाद्य पदार्थ की मात्रा कम हो जाती है क्योंकि उसमें पेय पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। अब हम लोग खाद्य पदार्थों की मात्रा यदि कम करते हैं आपके शरीर से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि आप पेय पदार्थों की मात्रा से अपने ऊर्जा अपने कैलोरी जो बर्न करते हैं उस ऊर्जा हमको मिलती रहती है। और कहीं कहीं अब देखिए गर्म जलवायु बढ़ जाती है तो कहीं पे ठंडी, तो जहाँ पे गर्म जलवायु की मात्रा होती है वहां पे हमारे खाद्य पदार्थ की मात्रा अधिक हो जाती है। जहाँ पे गर्म जलवायु की मात्रा होती है वहां पे खाद्य पदार्थ की मात्रा कम हो जाती है, और जहाँ पे ठंडी जलवायु पाई जाती है वहां पे खाद्य पदार्थ की मात्रा अधिक हो जाती है क्योंकि भोजन हमारे शरीर को गर्म बनाए रखता है, हमारे शरीर की क्षतिपूर्ति ये भी होती है कि टूट की मरम्मत करती रहती है और नए सेलों का निर्माण भी करती रहती है, जिससे हमारे शरीर की वृद्धि विकास होता है। अगला है आपका स्वास्थ्य। जैसा मनुष्य स्वस्थ रहता है वैसे हम लोग अपने भोजन में परिवर्तन भी करते रहते हैं। यदि मनुष्य स्वस्थ होता है तो भोजन एक बार ग्रहण करने के बाद तब तक ग्रहण नहीं करेगा जब तक उसकी ऊर्जा समाप्त नहीं हो जाती है। लेकिन कुछ व्यक्ति बीमार होते हैं, आप देखिए कि बीमार होने पर डॉक्टर की सलाह देते हैं कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में ग्रहण कीजिए। इसलिए कहा जाता है कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में, ताकि उसका जो भोजन ग्रहण करे वो पचता जाए और पचने के साथ साथ उसकी जो ऊर्जा होती है वो नष्ट भी होता जाए। अब आप लोग सोचेंगे कि जितना मनुष्य ग्रहण कर रहा है क्या उसकी ऊर्जा समाप्त होती रहती है? कुछ लोग कार्य को समाप्त कर देते हैं और कुछ लोग कार्य को नहीं करते। लेकिन यदि हम कार्य करें या न करें, यदि आप सोते उठते बैठते जागते जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपका हमेशा ऊर्जा समाप्त होता रहता है। आप देखिए मनुष्य दिन में भोजन ग्रहण करता है तो उसकी ऊर्जा तो चलने फिरने उठने बैठने बात करने में कार्य यानी समाप्त होता है। लेकिन यदि हम लोग रात को भोजन करते हैं तो उसकी ऊर्जा क्या होती है आप लोगों को नहीं पता है। तो आप देखिए कि जब हम लोग सोते हैं तो हमारा रक्त संचार होता रहता है, दिल की धड़कनें चलती रहती है, श्वास की गति चलती रहती है, इनको भी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार जब हम रात को भोजन करते हैं तो ये सारी क्रिया करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और जब हम दिन में कार्य करते हैं तो दिन में भोजन में जो हम लोग ग्रहण करते हैं उस ऊर्जा भी हमारी समाप्त होती रहती है। अब देखिए एक टॉपिक है मानव शरीर पर ऊर्जा। यानी आपको पता है कि मनुष्य के शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पहले भी आपको बता दें ऊर्जा किससे मिल रहा है? भोजन से मिल रहा है। तो इस प्रकार जिस प्रकार आपको गाड़ी मोटर को चलाने के लिए पेट्रोल डीजल इन सब की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार मानव शरीर को भी चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और ऊर्जा किससे मिलता है? भोजन से मिलता है। इस प्रकार मनुष्य भोजन ग्रहण करके अपनी ऊर्जा को प्राप्त करता रहता है। यदि आप कल्पना करके देखेंगे कि मनुष्य यदि भोजन न ग्रहण करे तो न तो उसकी बुद्धि विकास हो, न तो उसको कार्य करने की क्षमता मिल सके। या तो मनुष्य अधिक भोजन ग्रहण कर ले तो भी हानिकारक होता है, या तो फिर कम ग्रहण करे तो भी हानिकारक होता है। इसलिए जैसे आपकी आयु हो, लिंग हो, परिश्रम करते हो, वैसे मनुष्य अपने भोजन को ग्रहण करता रहता है। अगले टॉपिक आपका कैलोरी। यानी कैलोरी का मतलब होता है जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, यानी ऊर्जा मापने की इकाई को हम लोग कैलोरी कहते हैं। जैसे आप 1 ग्राम प्रोटीन को ग्रहण करते हैं तो आपको 4.1 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यदि आपको 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं तो भी आपको 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। किंतु आप यदि वसा को ग्रहण करते हैं, 1 ग्राम वसा को ग्रहण करते हैं तो इसमें 9.1 कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कहने का तात्पर्य कि वसा से हमको सबसे अधिक कैलोरी की प्राप्ति होती रहती है। ऐसा कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं है जिसमें आपको 9 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति हो सके। केवल वसा ही अकेला ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें 9 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। आपने खुद महसूस करके देखा होगा कि यदि हम लोग हल्का भोजन ग्रहण करते हैं, यदि शाम को हल्का भोजन ग्रहण करते हैं तो सुबह तक वो हमारा बच जाता है और आपको भूख का आभास होता है, आप तुरंत जाएंगे कुछ न कुछ खा लेते हैं। लेकिन हम लोग रात में यदि भारी भोजन करते हैं जिसमें वसा की मात्रा अधिक होती है, मिर्च मसालों की मात्रा अधिक होती है, तो उसकी पाचन देर से होती है। इसकी वजह
वसा हमारे शरीर में जाकर देर से पचता है, तो इस प्रकार उसकी पाचन देर से होती है, तो सुबह आपको भूख की आभास भी थोड़ा कम होता है। उसके बाद स्कूली बच्चों के लिए संतुलित आहार यानी स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए संतुलित आहार कैसे बनाएंगे। आपको पता है कि जब बच्चे अक्सर स्कूल वाले जो बच्चे होते हैं इनकी उम्र 5 से 10 वर्ष माना जाता है, तो ये अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि खेलने कूदने में अपना समय बर्बाद कर देते हैं, होमवर्क करना, टीवी देखना, कार्टून देखना और खेल कूद में, वो खाने पीने में ध्यान नहीं देते। उनके ध्यान कौन देता है? उनकी माताएं या उनके सगे संबंधी देती हैं। तो स्कूली बच्चे यानी वो किसी खाद्य पदार्थ को ज्यादा पसंद करते हैं और किसी खाद्य पदार्थ को कम पसंद करते हैं, इसलिए उनको ऐसा खाद्य पदार्थ दीजिए जिससे उनको खाने की इच्छा बढ़ जाए। जैसे आप टिफिन बना रहे हैं तो बच्चों के टिफिन में प्रतिदिन परिवर्तन होना चाहिए। जब तक हम लोग परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक बच्चे की खाने की इच्छा कम होती है, और ऐसा उनको भोज्य पदार्थ दीजिए जिससे उनको अपने दोस्तों के साथ खाने में शर्म न लगे, अच्छे से खाना खा ले, और उनके टिफिन में प्रतिदिन परिवर्तन होना चाहिए। आप उनका एक रूटीन बना लीजिए कि सुबह बच्चे उठते हैं तो सबसे पहले उनको नाश्ता दीजिए, फिर उनको भोजन हल्का सा कराइए, उसके बाद उनको टिफिन में कुछ बना के दीजिए, स्कूल से आते हैं फिर कुछ, इस पूरा बच्चे में 2-3 घंटे का अंतराल कर कुछ न कुछ देना चाहिए। और बच्चों को खासकर एक सप्ताह का मेनू बनाइए। मेनू में होता है कि आहार तालिका, एक सप्ताह का मेनू बनाइए और मेनू बनाकर देखिए कि बच्चे के यानी जो हम लोग मेनू बना रहे हैं उसमें कोई परिवर्तन तो नहीं यदि आप रोज का परिवर्तन करके आप कुछ पदार्थ देंगे तो वो उनके खाने की इच्छा भी बढ़ा देती है और उनका जो पोषक तत्व कमी होती है उसको भी पूरा कर देती है। इसलिए बच्चे के आहार में विशेष ध्यान देना चाहिए। बड़ों के लिए अलग बनाना चाहिए और बच्चों के लिए अलग बनाना चाहिए। और बड़ों के आहार में तो परिवर्तन हो जाता है, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे का अंतराल हो जाता है, लेकिन बच्चों के 2 से 3 घंटे का अंतराल ही होना चाहिए। इसके अधिक यदि हम लोग अंतराल करते हैं तो बच्चे के वृद्धि विकास पर प्रभाव पड़ता है। इतना ही टॉपिक समाप्त करते हैं। इसके बाद जब अगला क्लास चलेगा तो इसके बाद